तो मुख्तार लोकसभा चुनाव का भी मुद्दा बन गए। जी हां, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गए मातमपुरसी के लिए अंसारी परिवार के घर। उसके बाद सबसे धमाकेदार खबर रही कि असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं गाजीपुर, और उन्होंने रविवार देर रात जाके मुलाकात की अफजाल अंसारी से और मुख्तार अंसारी के बेटे से, और अपना शोक व्यक्त किया, अपनी सांत्वना व्यक्त की। यहां से सियासत का चक्का घूमा तेजी से। समाजवादी पार्टी को लगा कि ओवैसी यहां एंट्री क्यों ले गए। हैदराबाद से चलते चलते सीधे गाजीपुर आके रुके, बताइए कहां तेलंगाना, कहां गाजीपुर। लेकिन ओवैसी तो ओवैसी, और वो केवल अफजाल अंसारी के यहां नहीं गए, मुख्तार अंसारी के। ओवैसी ने लगे हाथ एक राजनीतिक ज्वाइंट वेंचर भी अनाउंस कर दिया, पॉलिटिकल ज्वाइंट वेंचर। पल्लवी पटेल की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल की, उसके साथ मिलके असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में पीडीएम लॉन्च कर दिया। पीडीएम बोले तो पिछड़ा दलित मुसलमान, सीधा सपाट, पर्देदारी नहीं, दाएं बाएं नहीं, इशारों में कोई बात नहीं, सीधी बात, एम मतलब मुसलमान। और साथ में अखिलेश यादव पर यह भी तोहमत लगा दी कि वो पीडीए में कंफ्यूज्ड है। ओवैसी कह रहे हैं कि सपा की हालत पूरे प्रदेश में खराब है, ना वो मुसलमानों के साथ खड़ी है, ना वो भाजपा को हरा सकती है। तो अब क्या होगा, तो बता रहे कि हमने इसीलिए ये पीडीएम बनाया है कि हम भाजपा से भी लड़ेंगे और सपा से भी लड़ेंगे, और जो हमारे सामने आएगा उससे लड़ेंगे। लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, वोट काटेंगे नहीं काटेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन ओवैसी ने एंट्री ले ली और मुख्तार की हवेली को लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब अखिलेश यादव को स्वाभाविक तौर पर लगा होगा कि कुछ होना चाहिए, क्योंकि मुख्तार की कहीं एंट्री उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम परिवार, सियासी परिवार के साथ अगर होने की संभावना भी दिखती है तो समाजवादी पार्टी एकदम प्रोएक्टिव मोड में आ जाती है। इसका मैं एक उदाहरण पहले देख चुका हूं। आजम खान के परिवार से मिलने जाएंगे ओवैसी, ओवैसी ने इतना अनाउंस कराया कि अखिलेश जी तत्काल जाके आजम खान की बेगम से मिल के आए थे। 2-3 साल पुरानी बात बता रहा हूं, क्योंकि अखिलेश जी को लगा होगा कि अगर पश्चिम की इस बेल्ट में आजम और ओवैसी एक साथ हो गए तो मामला गड़बड़ है। तो वैसे ही शायद जैसा कि ओवैसी की पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है कि हम गए इसलिए अखिलेश यादव को सक्रिय होना पड़ा, अन्यथा उन्होंने मुख्तार को बिसरा दिया था। तो आज दोपहर धर्मेंद्र यादव वहां लैंड कर गए गाजीपुर, मुख्तार की कब्र पर गए, वहां फूल चढ़ाए, फिर मुख्तार के बड़का फाटक गए और वहां उन्होंने अपनी मातमपुरसी की। तो स्वाभाविक है कि मुद्दा बन गया, तभी ये परिस्थितियां बन रही हैं, अन्यथा एक दिन पहले जा सकते थे। और जनाजा में भी जा सकते थे, जब उनका मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार हो रहा था उसका, तब भी जा सकते थे सपा के लोग, नहीं तो उसके बाद जा सकते थे। लेकिन ओवैसी के जाने के बाद गए, इसलिए ओवैसी इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाएंगे और बना ही रहे। अब दो तरह की स्थितियां, पूर्वांचल में मुख्तार की मौत मुद्दा बन गई, ये तय मानिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, बिना किंतु परंतु के। अब बसपा जो कभी मुख्तार को रॉबिन हुड बताती थी, अच्छा मजे की बात देखिए,
1993 में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, कांशीराम ने जो उम्मीदवार अपना यहां विधानसभा का घोषित किया था, उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोप मुख्तार पर लगा था। उस बसपा ने भी मुख्तार अंसारी को कभी रॉबिन हुड घोषित किया था। तो बसपा, पीडीएम, पल्लवी और ओवैसी वाला और समाजवादी पार्टी, इन तीनों के बीच में जंग है कि मुख्तार किसके ज्यादा, मुख्तार पर दावेदारी किसकी ज्यादा। अब अफजाल समाजवादी पार्टी के तो उम्मीदवार हैं गाजीपुर से, लेकिन ओवैसी ने भी दांव चल दिया है मुख्तार के मुद्दे को अपने पाले में खींचने का। क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतने मानिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 सालों से सबसे बड़े माफिया के तौर पर चिन्हित हुआ मुख्तार लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन गया। मुख्तार खुद में मुद्दा हो गया, खुद में मसला हो गया। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इस पूरे मकड़ जाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्तार को लेके ये सियासी हलचल क्यों। पहली रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब मोहम्मदाबाद का यूसुफपुर फाटक सियासत का ऐसा सेंटर बनता दिख रहा है, जहां से निकला संदेश प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की सियासत में एक अलग असर कर सकता है, क्योंकि शुरू हो गया है राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला। शनिवार को सुपुर्दे खाक हुए मुख्तार के परिजनों से मिलने रविवार को पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। मौर्य ने मीडिया के माइकों पर जहां मुख्तार से हमदर्दी जताई, तो वहीं सरकार पर भी सवाल उठाए। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बलाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। मौर्य के बाद रात होते होते AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी के घर जा पहुंचे। इस दौरान ओवैसी ने न केवल मुलाकात के बल्कि परिवार के लोगों के साथ डिनर भी किया, और तो और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए शेर भी लिखा। वहीं इशारों ही इशारों में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया। बातचीत किया, हमसे न बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेज और पुरसा देकर आए। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, NDA से भी, BJP से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे PDM खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। तो पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा MIM का परफॉर्मेंस रहा। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी भी बनाया है। ऐसे में ओवैसी के गाजीपुर पहुंचने पर सपाई खेमे में खलबली मचना स्वाभाविक था। आनन फानन में सपाई खेमे से खबर आई कि धर्मेंद्र यादव अंसारी परिवार से मिलने पहुंचेंगे। इस पर ओवैसी खेमे से पलटवार हुआ कि धर्मेंद्र यादव क्यों, अखिलेश यादव क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। और जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं, गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। आपको भी अखिलेश यादव जी इंसानियत के तौर पर उनसे, उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए था। बहरहाल
ओवैसी के प्लान ने अखिलेश यादव के लिए नया इम्तिहान खड़ा कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोट की डगर पर अगर मुख्तार को लेकर ओवैसी का मैसेज मुस्लिम समाज में तैर गया तो सपा के लिए नए संकट का सबब हो सकता है। वहीं मुख्तार के मामले पर लोगों की निगाहें मायावती और कांग्रेस नेताओं पर भी जमी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है मुख्तार? चुनाव में छोटी छोटी घटनाएं मुद्दा बन जाती हैं, फिर ये तो बड़ी घटना है जिस पर सियासत होनी ही होनी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। नावेद शिकोह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद शिकोह का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज साहब का स्वागत है। अनुभव चक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अनुभव चक साहब का बहुत स्वागत। नावेद और मुफ्ती ओसामा नदवी ओवैसी साहब की पार्टी से अभी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी सी देर। नावेद शिकोह, मुख्तार खुद मुद्दा बन गया चुनाव का, और हमको याद है कि एक बार ऐसा ही पांसा ओवैसी ने रामपुर पर फेंका था, तो आनन फानन में अखिलेश जी रामपुर पहुंचे थे ओवैसी के पहुंचने से पहले। फिर ओवैसी नहीं आए, लेकिन उनके ट्वीट कर देने भर से बवाल मच गया था सपा में कि चलो रामपुर, गाड़ी न मिले पैदल चलो, लेकिन तुरंत पहुंचो रामपुर। वही स्थिति हमने देखी कि कल रात जब ओवैसी वहां पहुंचे बड़ा फाटक, तो तत्काल प्रभाव से सुबह होते होते एक रिलीज जारी कराई गई कि दोपहर में धर्मेंद्र यादव जाएंगे और वहां अपनी मातमपुरसी करेंगे। इसके पीछे क्या मुस्लिम वोट का मसला है? तो फिर बसपा कहां खड़ी है? क्या आकाश आनंद भी जाएंगे? नावेद शिकोह, जाहिर सी बात है सब जाएंगे और धीरे धीरे सबको हमदर्दी जता रहे हैं सारे राजनीतिक दल लगभग। और मुख्तार के दो कैरेक्टर रहे हैं जिसको सब लोग जानते हैं कि वो एक अपराधी, एक माफिया और एक बहुत जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया रहा। एक चेहरा सब जानते हैं, कानून भी जानता है, कानूनी सजाएं भी जानती है, जेल भी जानता है और उनका इतिहास भी बताता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। लेकिन उसका दूसरा चेहरा है, एक जनता है, एक समाज है जो खलनायक के तौर पे नहीं, नायक के तौर पे लेता है वो समाज का हिस्सा। और कहा जाता है कि वो मददगार थे, वो मसीहा थे और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की। और शायद यही कारण था कि एक तबका, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे दलित और पिछड़े हों, वो विश्वास मुख्तार पे करता रहा वो तबका, और वो वोट देता रहा और लगातार मुख्तार का परिवार जीतता रहा। यही एक हमदर्दी है, ये कनेक्शन है राजनीतिक दलों का, खासतौर से समाजवादी पार्टी, बसपा और ओवैसी साहब भी अब उनके हमदर्द बन गए। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुख्तार जैसे लोगों से कनेक्शन का सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। मैं एक बात सर कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि ओवैसी साहब की एंट्री कैसे हो रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह किसी सुपरस्टार की किसी फिल्म में जब एंट्री होती है तो सीन बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। जब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में एक नए फार्मूले के साथ प्रवेश पहली बार कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो धड़ाम से गिर चुका है, उनका जितने चुनाव है वो हार चुके हैं, मुसलमान उनको वोट उत्तर प्रदेश में नहीं देते हैं, लेकिन ये पहला एक प्रयोग कर रहे हैं जब पल्लवी पटेल के साथ वो गठबंधन बना रहे हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे हम दलितों और पिछड़ों के छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ेंगे। और इस एंट्री के साथ में, इस महत्वपूर्ण एंट्री के साथ वो मुख्तार के घर जाते हैं और उन मुसलमानों के दिल में जगह करते हैं जो मुसलमान मुख्तार को अपराधी और माफिया नहीं मानते हैं और मानते हैं कि वो बहुत बड़ा एक हमदर्द इंसान था। हालांकि सारे दल मुख्तार को तारीफ कर रहे हैं, उसको ताजियत दे रहे हैं, उसको एक सब समाज की एक बड़ी हस्ती मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है एनडीए का, जो राजभर साहब है, वो भी कह रहे हैं कि मुख्तार मसीहा था, अपराधी नहीं था। ठीक है ना विषय को, जहाँ तक मैं दो बातें कहूँगा फिर फराज साहब के पास आऊँगा। जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, ओम प्रकाश राजभर की बात का बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, और ये बात ओम प्रकाश भी जानते हैं और भाजपा भी जानती है कि ओम प्रकाश के कहे सुने का भाजपा से क्या लेना देना, कुछ नहीं भाई। वो एक व्यवस्था के तहत मंत्री बने हैं, वो भी जानते हैं उनकी क्या स्थिति है।
इसलिए ये तो अतिरंजना हो जाएगी कि बड़े महत्वपूर्ण घटक दल, बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। हमने बिहार में ऐसे दर्जनभर राष्ट्रीय अध्यक्षों की दशा देख ली, भाजपा में भी और लालू के यहां भी। क्या जो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां भी 1 दर्जन राष्ट्रीय अध्यक्ष घूमते थे बिहार में। ये अच्छा किया भाजपा और लालू दोनों ने हैसियत बता दी उनको सबको, चलो साइड में हो जाओ। वो भी सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी अपनी पार्टियों के, घरेलू पार्टी, ये नहीं चलेगा, इसलिए वो नहीं। दूसरी बात जो नावेद शिकोह ने कही उसमें मेरी थोड़ी सी राय अलग है। अब पहली बार मुख्तार परिवार का इम्तिहान होगा जब बिना मुख्तार के चुनाव होगा, ठीक? तो क्या रिजल्ट आता है उससे हम कुछ धारणा बनाएंगे, अभी नहीं, ठीक? अतीक जब रहते थे तो फूलपुर दूसरा मिजाज था, फूलपुर का हमसे बेहतर कौन जानता है। अब नहीं है तो दूसरा है, अब इसलिए अब इतनी जल्दी नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस वर्ग की बात नावेद शिकोह कर रहे हैं उसमें अगर अब्दुल कलाम साहब खड़े हो जाते चुनाव में तो ये सब मिलके हरवा देते, क्या? लेकिन ये अतीक को जिताएंगे, मुख्तार को जिताएंगे, बिल्लू को जिताएंगे, टिल्लू को जिताएंगे, वो सब करेंगे, क्या? लेकिन आपको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई हो मुस्लिम, वो जीत ले कहीं, गाजीपुर में नहीं जीत पाएगा, ठीक? और अफजाल ने कहा है कि औकात तो जनाजे से पता लगती है, तो फीलिंग आप समझ ही रहे हो। अभी बदायूं में एक कांड हुआ था, नन्हे नन्हे 2 बच्चों को 24 उस्तरे घोंप के मार दिया गया था। वो एक बदमाश मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। उसका जनाजा निकला नावेद शिकोह, क्या? लोग करे बदायूं में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि जितनी थी, क्या? वो राष्ट्रीय संत था नहीं ना? कोई आलिम गुजर जाते क्या तो शायद 1000 आदमी भी नहीं जाता ना। बुरहान वानी को देखा ना हमने, जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों के इमाम गुजर गए, उनके जनाजे में उतने लोग कहां गए? लेकिन बुरहान वानी का जनाजा था, वो खैर विषय अलग है। फराज किदवई साहब, आपके लिए संकट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पल्लवी पटेल ने एक नई बात कही, बाकी तो आरोप पुराने। नई बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो परिणाम आया उसको अकेले अपना मान के अपने झोले में रख ली, क्या? बोले जबकि हम थे, राजभर थे, ये महान दल वाले थे, संजय चौहान थे, ऐसे उन्होंने सब नाम गिनाए कि सबका मिला जुला मामला था, और सपा ने कहा कि 35% हमारे इधर जेब में रख लिया। और अब ओवैसी और पल्लवी वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान बोलने में संकोच था, वो पीडीए का अर्थ कुछ बताते थे, कहीं कहते थे ए फॉर आधी आबादी, कहीं कहते ए फॉर अल्पसंख्यक, कहीं कहते थे ए फॉर आदिवासी। उनने कहा ना एम फॉर मुसलमान, सीधा खांटी, न दाएं न बाएं। और वहां भी बड़े फाटक भी हुआ है फराज भाई। अब ये तो वहां का जो गाजीपुर का मुसलमान है वो पूछेगा कि ये तेलंगाना से चाचा आ गए और आप इटावा से क्यों नहीं आ पाए? नहीं। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपके साथ कई डिबेट्स में शामिल हुआ जी, और आपकी एक बात से मैं हमेशा से सहमत रहता हूं। आप ये हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट डेमोक्रेसी में आप मानते हैं कि जनता अगर किसी को वोट दे रही है तो उसको आप पास मानते हैं, वोट दे करके अगर कोई चुनाव हार रहा है तो उसको आप फेल मानते हैं। ये आपके जैसे प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार के शब्द हैं, जिसको मैं भी मानता हूं। खैर, लेकिन आपने अभी 2-3 बातें कही जिसमें तीनों से मैं एक असहमत हूं। किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, उससे मैं असहमत हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप खड़ा कर देते तो वो समुदाय उसको हरा देता और मुख्तार अंसारी को जिता देता। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। और ऐसे किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर या उनकी जो
वोट करने की मेंटेलिटी है, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठाना ठीक नहीं है। ठीक। क्योंकि अमिताभ जी, ये वही प्रदेश है जहां पर से राजा भैया भी जीतते हैं, जहां से धनंजय सिंह भी जीतते हैं, जहां से ब्रजेश पाठक जी भी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो जीते, और तमाम लोग, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, फलाने सिंह, धमाके सिंह, तमाम लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और जिनको जनता वोट देती है। पहली बात। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी के आप स्टेटमेंट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओम प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अगर वो मुख्तार अंसारी को मसीहा कह रहे हैं तो उसको हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। उनके स्टेटमेंट को हम लोगों को वेटेज देनी पड़ेगी। नंबर 3 बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आ जाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से माननीय आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है कि तेलंगाना में 119 सीटों में से उनको 7 सीटें मिली, कृपया 7 से 70 सीटें करने का तेलंगाना में प्लान बनाएं। उत्तर प्रदेश जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। अमिताभ जी, कल्याण सिंह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, पूरे सम्मान के साथ मैं नाम ले रहा हूं, तो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को ऐसा लगा कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी तो मैं, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, और उनका क्या हश्र हुआ पॉलिटिकली वो पूरी जनता ने देखा। तो देखिए, जनता के विवेक पर हम सवाल नहीं उठा सकते। जनता को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे और फिर वो तेलंगाना में चले जाएंगे। रही बात पल्लवी पटेल जी की, अमिताभ जी आप एक सर्वे करा लीजिएगा, आपका चैनल तो बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, कि जब पल्लवी पटेल जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन नहीं किया था तो उनको कितने लोग जानते थे। अमिताभ जी, मैं भी नहीं जानता था कि कौन है पल्लवी पटेल जी। आज पल्लवी पटेल जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता बना दिया तो उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने। फराज भाई, ठीक है। 10 दिन पहले, अमिताभ जी, 20 सेकंड, 10 दिन पहले एनडीए के साथ मिलने को पल्लवी पटेल कह रही थी कि एनडीए के साथ भी पल्लवी पटेल के रास्ते खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को वो तैयार थी। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी से उनको लिफ्ट नहीं मिली तो एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है फराज भाई, ठीक। 2 बातें कहूंगा। ओसामा नदवी भी हमारे साथ आ गए हैं, हमारे दोस्त, उनका भी स्वागत है। पहले अनुभव चक के पास आऊंगा, फिर ओसामा आपके पास आऊंगा। लेकिन 2 बातें कहूंगा जो फराज भाई ने सवाल उठा दिए बुनियादी कुछ। अव्वल तो लोकतंत्र में ये भाषा ठीक नहीं कि हमसे पहले इसको जानता कौन था, ये भाषा ठीक नहीं। राजभर को कंधे पर उठाए घूम रहे और पल्लवी पटेल से कह रहे हो इनकी हैसियत क्या। गजब करते हो, कुछ तो सोचो यार भाई। सुनील पटेल को जानते हैं? अरे रुक जाओ भाई, अब बोल चुके, अब दोबारा नहीं। क्या नारा लगाया था अखिलेश यादव ने? मिले मुलायम सोने लाल है। और आप बता रहे कौन है पल्लवी पटेल? नाम नहीं सुना, नहीं तो हमारे नेता ने हाथ रखा तो उसका नाम आया। ये पैदा ही तब हुई क्या पल्लवी? ऐसा भी ना कहो महाराज। और दूसरी ये जो गलतफहमी बड़ी पार्टियों को हो जाती, इस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं। ओम प्रकाश राजभर कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन जब जिसके साथ हो गया उसको लाभ पहुंचा दिया। ठीक, इसीलिए मेरी बात लिख लो। आज वो भाजपा उनको हटा दे तो कल सपा दरवाजे पर खड़ी मिलेगी उनके, कचौड़ी और जलेबी लेके, कई चचा इधर आओ। इसलिए ये भाषा अहंकार की नहीं। दूसरी बात उन्होंने फराज भाई ने कहा वोटिंग पैटर्न का मसला नहीं। मसला ये कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी को लड़ा दे, प्रोफेसर को है जिसने कई इल्म की कई किताबें लिखी हो, उसको 1000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा कैराना में, क्या, और मऊ में और गाजीपुर में। हम क्या 35 साल से ऐसे घूम रहे हैं? हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? महाराज हम गूगल से पढ़ के थोड़ी ना आए हैं। और एक बात कल्याण सिंह जी के लिए कही फराज भाई ने, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो थोड़ा कड़वा बोल रहे थे कि उनकी क्या हैसियत होगी कल्याण सिंह की। मैं तथ्य दुरुस्त कर दूं
अनुभव चक हो सकता है आज उससे सहमत ना हो, लेकिन मैं तो आप जानते हो अपनी बात कहता जरूर हूं। कल्याण सिंह जब अलग हुए थे, फराज भाई नोट कर लीजिएगा, कल्याण सिंह जब अलग हुए उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो नतीजे आए उसकी हमने और गोविंदाचार्य जी ने समीक्षा की, कागज कलम लेके एक एक सीट की। नावेद आप भी नोट कर लीजिए भैया, क्या अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं, बहुत चूंकि बहुत पुरानी घटना, 75 सीटों पर कल्याण सिंह की पार्टी को जितने वोट मिले थे, जिस सीट पर जितने, उतने से कम से भाजपा हारी थी। ठीक है ना? जिस दिन से कल्याण सिंह ने छोड़ा था, भाजपा सत्ता के दरवाजे से बाहर हो गई थी, ग्राउंड से। आप कह रहे हो हैसियत क्या है? हैसियत होती है ना महाराज। शिवपाल अलग हुए थे, लड़ाई हुई थी, तो पार्टी कहां आ गई थी आपको पता है ना? 47 पे आ गई थी ना। हैसियत आप किसी की नहीं मानोगे, लेकिन पार्टी 47 पे आ गई थी। वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इसलिए लोकतंत्र है, सबका सम्मान। अनुभव चक, मेरा सीधा सवाल, क्या मुख्तार लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन गया? और बन गया तो ये जो राजभर नाम का ग्रहण है, ये तो आपके उस पे लग रहा है। देखिए अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी इस प्रदेश का, इस सूबे का वो दुर्दांत अपराधी था जिसने ना जाने कितने लोगों की हत्याएं करी थी, जिसने ना जाने कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा करा था, अपहरण उसने करे थे और तमाम ऐसे जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था जिससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में बल्कि देश के अन्य तमाम जो सूबे हैं उनमें रहने वालों के भी मन में उस अपराधी का भय व्याप्त। आज उस मुख्तार अंसारी को सिर्फ चंद वोटों के लालच में ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो विपक्ष के लोग मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं विपक्ष के लोगों ने 2022 में अमिताभ जी विकास दुबे को ही मुद्दा बनाने का प्रयास करा था। हमने देखा था किस तरीके से चुनावी रैलियों में सपा बसपा कांग्रेस के लोग विकास दुबे के मौत का एक वो चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास करके दिखाई दिए थे कि विकास दुबे को आगे करके जाति विशेष का वोट अपनी तरफ हासिल कर ले। लेकिन सूबे की जनता ने उसको भी नकारने का काम करा था। सूबे की जनता जानती है कि जनहित के मुद्दों के ऊपर जो है हम वोट करेंगे। सूबे की जनता इस तरीके के अलूल जलूल मुद्दों पर वोट करने नहीं जा रही। जनता बहुत खुश है। जनता इसलिए खुश है कि जिसको ये रहनुमा मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उससे भयग्रस्त थी, जनता उससे आतंकित थी। और आज वो तो ठीक है, लेकिन राजभर का क्या करोगे भाई? राजभर जी जैसा अमिताभ जी जैसा भी जानते हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजभर की बात ही अंतिम सत्य है। अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी जो कह रही राजभर जी की बात ही अंतिम सत्य है, तो ये उनकी बात मानकर उनको मसीहा माने और इस बात का जवाब दे। अगर मुख्तार अंसारी मसीहा थे तो अखिलेश यादव उनकी जो मैयत थी, जो उनकी अंतिम क्रिया की जानी थी, उससे दूरी बनाते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे? आखिर क्यों हम अखिलेश यादव उनसे दूरी बनाए थे? क्यों सबसे पहले उनके, क्योंकि उनके भाई को भी उन्होंने टिकट दे रखा है, सबसे पहले अपनी पार्टी का जो लोकसभा प्रत्याशी है उसके भाई की अगर मृत्यु होती है, वहां जाकर जो है श्रद्धांजलि देने का काम अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया? मसीहा थे तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए। विचारधारा ये सब ठीक, ये सवाल ठीक है, ये पूछूंगा मैं फराज भाई से पूछूंगा, लेकिन अब मैं चलूंगा। ठीक है अनुभव भाई, अब रुकना होगा, मैं ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, अभी मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि भाई वो ओवैसी गए तब आप जागृत हुए, एक्टिव मोड में आए, फिर आपने धर्मेंद्र को भेजा दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि हम ओवैसी से कहेंगे कि तेलंगाना में उनकी 7 सीटें हैं, उनको 70 तक ले जाने में मेहनत करें, यूपी हम देख लेंगे हम कैसे करना है। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है जी, और किसी के इंतकाल पे जाना ये एक मानवता का एक दायित्व होता है, एक नाता है कि किसी का कोई इंतकाल हो गया तो वहाँ पर ताज़ियत पेश करनी चाहिए, वहाँ पर आना जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना ये कोई अक्लमंदी की बात मैं नहीं मानता हूँ और ना इसको समझा जाना चाहिए। और जहाँ तक माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहूँगा कि किसी की बपोती तो उत्तर प्रदेश है नहीं कि कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन कहाँ रहेगा।
है, ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी रह सकता है। आप लोगों ने मुसलमानों की हैसियत इस प्रदेश के अंदर अछूत से भी बदतर बना दी है, तो क्या ओवैसी साहब ना आए? आपके नेता के पांव में मेहंदी लगी हुई थी कि वो 400 किलोमीटर चलकर गाजीपुर नहीं पहुंच पाए, तो 2500 किलोमीटर से ओवैसी साहब चलकर गाजीपुर पहुंच गए हैं। तब जाके आपकी नींद खुली है और कहा है कि यादव परिवार का भी कोई व्यक्ति गाजीपुर जाना चाहिए। अरे आपकी पार्टी के विधायक के चचा का इंतकाल हुआ था भाई, मन्नू अंसारी तो आपके विधायक है ना, आपकी पार्टी के विधायक है फराज किदवई साहब, तो आपको तो पारिवारिक रूप से भी जाना चाहिए था। औपचारिकता निभाते हैं आप, लेकिन आप नहीं निभाएंगे। आप गिरगिट हैं, समाजवादी पार्टी के नेता गिरगिट हैं, जो रंग देख लेते हैं, हालात देखते हैं, उसके बाद रंग बदलते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और आप क्या कह रहे थे, टूरिज्म? आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर जहां जहां हमारा समर्थन जिस पार्टी को रहेगा, वहां आप अपनी जमानत बचा के दिखाइएगा। उत्तर प्रदेश के एक एक मुसलमान ने नियत कर ली है, साहब फराज किदवई साहब, रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, पानी वानी मत पीजिए, आप शर्म कीजिए थोड़ी बहुत। आप कैसी पार्टी के नेता हैं आप? जनाब ये देख लीजिएगा, नहीं, आप ये देख लीजिएगा, आप ये देख लीजिएगा कि आप किसी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। आप क्या करें, पॉलिटिकल मुझे अच्छा उनको लगा होगा कि आप पानी पी रहे, नहीं पी रहे पानी तो अच्छी बात है, और पानी पियो तो भी खराब है। पानी तो कोई भी पी सकता है, पानी में क्या क्या आप सुनिए मुझे गुस्सा इस बात पर है कि ओवैसी साहब के आने से आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वैसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ फराज साहब, आपको आप नाराज ना होइए। उनने बात वापस ले ली फराज भाई, उनने बात वापस ले ली, आप पानी नहीं पी रहे। अब यही रिकॉर्ड में जाएगा कि आप पानी नहीं पी रहे। क्यों है जी? आपके पेट में दर्द क्यों है, आप मुझे ये बताइए। आपने अखिलेश यादव की तस्वीर पीठ पीछे लगा ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश का पैनामा करा लिया है। आप जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पर घुसने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं घुसने देंगे। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे सब लोग फ्रीडम है, जहां चाहे वहां जाएं, जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ लें। ये कौन सा तरीका हुआ फराज साहब? एक मिनट ओसामा नदवी, एक मिनट रुकिए। फराज किदवई, एक सवाल मुझे मेरे जहन में आता है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। समाजवादी पार्टी के मुतालिक अभी अंसारी परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था कुछ महीने पहले, नावेद याद है आपको? उसमें अखिलेश जी, शिवपाल जी और सारे लोग गए थे जितने उपलब्ध थे, क्या? और कई फोटो खिंचाई थी और बिल्कुल हंसी खुशी का एक मामला था। अफजाल मन्नू आपकी पार्टी का विधायक है, वो बता ही दिया नदवी ने। और इसके आगे मैं जोड़ दूं, मुख्तार का सगा बड़ा भाई आपकी पार्टी की तरफ से गाजीपुर में लोकसभा का प्रत्याशी है घोषित, क्या? अफजाल सिटिंग सांसद एमपी है, उस नाते भी जाना चाहिए था। नहीं, आप लोग कोई गए नहीं। जब शादी ब्याह में सपरिवार जाना आने के रिश्ता है आपका, होता ना कि मैं पूरा घर आएगा बाल बच्चों समेत, तो आपका रिश्ता तो ऐसा था। उसकी फोटो मौजूद है। और शिवपाल जी ने कहा भी था कि हमारे इनसे घरेलू रिश्ते हैं, तो फिर आप लोगों को जाना चाहिए था मैयत में। नहीं, ये सवाल तो उठेगा फराज किदवई। अरे हंस देखने चले जाते हैं सुल्तानपुर में, किसी की मैयत पे नहीं जाएंगे जी फराज भाई। वो हंस पाला, उसका हंस देखने बोल रहे थे। ठीक, अब रुको, उनकी बात आने, अब आप रुको भाई नदवी साहब। जी फराज भाई। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसामा नदवी साहब, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार यही हैं, क्योंकि रमजान में एक रोजेदार को बिना देखे हुए कह रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ये का चेहरा,
कि जो एक रोजगार को कह रहा है कि पानी पी रहा है, झूठ है। रमजान में ये झूठ बोल रहे हैं अमिताभ जी। पहली पानी बात, इतना बड़ा इशू अरे दूसरी बात ये आप है, इसको मुद्दा ना दूसरी बनाइए, बात जिस ये है, डिबेट चल रही है वो बात करिए। नहीं मुद्दा मुद्दा तो मुद्दा पानी नहीं, मुद्दा अरे मुख्तार हमने है। आपसे सरकार कह दिया, वो बात बता दी। फराज भाई, मुद्दा मुख्तार है, पानी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जी। पूछ जाएगा कि आपके पार्टी के प्रवक्ता एक मुसलमान को रमजान में आप उस पर आइए जिस पर आपको बात करनी है। अब आपको नाचना नहीं आता तो आप आंगन टेढ़ा बता रहे हैं। हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे खाली इतना पूछ रहे हैं कि साहब आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, थोड़ा बहुत ज्ञान मसीहाई पर दे दीजिए। अब पानी वाली बात को पकड़ के बैठ गए, हम इस पर आपको सॉरी बोल चुके हैं। अब मियां जनाब ये तो नाराजगी ना जाहिर कीजिए, ऐसे अगर आप रूठ जाएंगे तो कैसे आपको हम मनाएंगे। आप ना नाराज होइए, ऐसे ना करिए। ये बताओ मसीहा कहाँ है, काहे गाजीपुर नहीं गए मसीहा? अब उनकी आवाज आने दो, अब उनकी सवाल उत्तर आने दो। फराज भाई जी। अमिताभ जी का सारा टाइम इन्हीं को बोलना है, तो इनको ही बोलना है। नहीं, हमने उनसे कहा आप रुक जाओ, अब आप बोलो, अब आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि माफी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान मंगवाएगा, क्योंकि उनके प्रवक्ता एक रोजगार की बोल रहे हैं बिना देखे हुए कि वो पानी पी रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत स्मार्ट पार्टी है अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्शन फाइट करती है और दाहिने बाएं से अपने लोगों को भी छोड़ देती है कि किसी तरह से कहीं से कुछ मैनेजमेंट हो। तो क्या है, अभी डेमोक्रेसी की और फ्रीडम की बात हो रही थी कि डेमोक्रेसी तो इसमें भी है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे से सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सामने से इलेक्शन लड़ते हैं। तो अमिताभ जी क्या, और तीसरी बात रही कि अभी अमिताभ जी इनको चुप कराइए भाई, अभी केवल फराज खिदमई की आवाज जी। दूसरी बात यह है कि नदवी साहब अभी बोल रहे थे कि साहब मुसलमानों को अछूता कर दिया गया। अरे साहब 32 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है और 32 के 32 क्या AIMIM से हैं। अरे साहब 32 के 32 समाजवादी पार्टी से हैं। इस प्रदेश में अगर मुसलमानों को किसी ने रिप्रेजेंटेटिव दिया है तो वो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो फिर वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। तीसरी बात, मैंने तो राय दी थी कि तेलंगाना में मेहनत करे। अरे भाई कौन सी मैंने बुरी राय दे दी? ठीक है, 7 सीटें हैं। ठीक है भाई, आप वहां से 70 सीटें जीत के मैं ऐसी कामना करता हूं। अब फराज भाई अब आगे बात आगे, अब रुक जाओ, अब आप भी रुक जाओ। नावेद, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, मुख्तार के परिवार से समाजवादी पार्टी की फर्स्ट फैमिली का बहुत हेला मेला रहा, इसमें तो कोई कहने सुनने की बात ही नहीं। क्या आना जाना घरेलू बिल्कुल रिश्ता रहा क्या नेताजी के समय से? और उनका परिवार का व्यक्ति आपके लोकसभा का उम्मीदवार है क्या, ऑफिशियल? 5 बार का विधायक मुख्तार भी था। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव या शिवपाल यादव में से कोई गया क्यों नहीं उस दिन? ऐसा तो नहीं कि इनके जाने में कोई समस्या थी, बस नहीं मिली, ट्रेन छूट गई, ऐसा तो कुछ था नहीं लोचा? जी देखिए, अखिलेश यादव नहीं गए तो भी घिर रहे हैं और जाते तो भी घिर रहे हैं। एक बड़ी परेशानी है समाजवादी पार्टी के नेता के साथ में। अब वो अरे भाई शादी में गए थे अभी सब लोग, तो मरे में जाते तो क्या समस्या थी? जब ब्याह में गए तो शादी में भी जाओ। वही तो कह रहे हैं, इनका जो अखिलेश यादव जी ने अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर बना के रखा है, वो बड़ा अप डाउन करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। देखिए एक चीज हम शुरू से बताने की कोशिश करेंगे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे, 2012 के आसपास की बात है, तो उस वक्त अखिलेश यादव की एक इमेज उभर के आई थी कि वो माफियाओं से दूर रहेंगे और वो जो है वो तुष्टीकरण नहीं करेंगे, वो जातिवाद नहीं करेंगे। एक बहुत ही तरक्की पसंद टाइप के नेता के तौर पे उनकी छवि उभरी थी और वो जीत भी गए थे। बात तो फिर पुरानी हो गई थी, फिर उनने तो अफजाल और मनु सब कर ही लिया था, कार्यक्रम ठीक ही था। हाँ नहीं, टिकट काटा था उन्होंने और ये अफजाल इस परिवार नावेद, का, वो पुरानी बात हो गई, तब से गंगा में बहुत पानी बह गया, वो पुरानी बात हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने रिश्ता बनाया, फिर दूर हुए, फिर रिश्ता बनाया। दरअसल अभी मुझे बहुत अच्छा 2 पॉइंट हमने आपकी डिबेट से पकड़े। 40 मिनट से ज्यादा डिबेट हो गई है। इस वक्त 2 विपक्षी दल के नेता बैठे हुए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं और 2 प्रवक्ता जो है वो विरोधी दल के बैठे हुए हैं। पूरी डिबेट में
10 साल का विरोधी दल शासन से एक मोदी है। सरकार का, और विरोधी एक दल भी से नवीन विपक्षी बातचीत है। दल ने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, ना आपस में नोकझोंक हुई, ना बहस हुई, दोनों आपस में उलझे रहे पूरे टाइम। 40 मिनट कितने महत्वपूर्ण स्लॉट उनको मौका मिला, हमें मौका मिला, उस पर उन्होंने सरकार के सामने। और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपसे 6 महीने पहले कहा जा रहा था कि पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो गया है और एनडीए के खिलाफ सिर्फ एक सीट होगी, एक 1-to-1 बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। ना बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा होगा। स्थिति तो ये हो गई है कि विपक्ष जो है वो नए नए विपक्ष के खेमे तैयार हो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है नावेद भाई, मैं एक टिप्पणी, एक लाइन की टिप्पणी नदवी से लेके फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। नदवी, आपको क्या लगता, ये आपकी पार्टी का सवाल नहीं, आपको क्या लगता कि मायावती ने अपने परिवार से किसी को मुख्तार के जनाजे में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये मायावती हैं जिन्होंने भरे मंच से मुख्तार का हाथ उठवा के कहा था ये रॉबिन हुड है, गरीबों का मसीहा है। ये मायावती की मर्जी है साहब, नहीं भेजा है उन्होंने तो। क्या लगता है इसके पीछे, क्या समझ में आता है? अब सर किसी चीज का खौफ सता रहा होगा उनको, इसलिए नहीं भेजा है। अनुभव चक साहब, भाई मुद्दा तो मुख्तार बन गया, ये तो जान लीजिए, इसमें तो कोई अब पर्देदारी वाली बात बची नहीं क्या? और ओवैसी को हम आउटराइटली रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, मैं 1 मिनट लूंगा ताकि सवाल क्लियर हो जाए, भ्रम नहीं रहे। ओवैसी को मैं आउटराइटली रिजेक्ट तब कर देता, नावेद भाई आप भी सुनिएगा, जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वेव चल रही होती यूपी में, क्या कि हर सीट 2 लाख से आगे है क्या, तो मैं कहता हूं वैसे कुछ नहीं कर सकते, 20,000 वोट काट क्या करेंगे, अपने घर जाएं, यहां काय को समय खराब कर रहे, तेलंगाना में जाएं, बिरयानी खाएं और सो जाएं क्या। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, आप 33% पे पास हो, 35%, 33 और 35 के बीच में झूल रहे हैं, तो ओवैसी के 5,000 वोट भी परिणाम बदल देते हैं, 10,000 वोट भी परिणाम बदल देते हैं। ना हो पल्लवी पटेल की बहुत ज्यादा हैसियत, 2,000 वोट की तो हैसियत है, 5,000 वोट की तो हैसियत है ना, आपके लिए इतने बहुत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अनुभव चक, भारतीय जनता पार्टी जो एग्रेसिव रोल लेना चाहती है, क्या आपको लगता है मुख्तार के इशू पर, मेरा स्पेसिफिक सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके जो सहयोगी है ये राजभर की पार्टी, ये लोग आपके इस एजेंडे में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? आपका जो एग्रेसिव टोन मुख्तार पर आप सेट करना चाहेंगे, जैसे ही आप सेट करोगे वैसे फराज किदवई कहेंगे कि राजभर ने कहा कि वो मसीहा है और राजभर देश के बड़े नेता हैं और प्रदेश के बड़े मंत्री हैं, तब क्या करोगे? अब या तो राजभर को हटा दो, तब तो ये पोस्चर हो, वो हटा दो तो और नुकसान, दूसरा नुकसान। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राजभर के टोन से आपका जो पोस्चर है मुख्तार पर सीधा धारदार, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आई है? सीधा सवाल है अनुचक। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो अपने मूल मुद्दों हैं उनसे भटकती हुई नहीं दिखाई दी। राम मंदिर का जब मुद्दा था, उस समय भी जो हमारे साथ गठबंधन में जो दल शामिल थे उनका स्टैंड कुछ मामलों में साफ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। राम मंदिर मतलब राम मंदिर, 370 मतलब 370। उसी तरीके से जहां तक अपराधियों के सफाई के संबंध में बात की जाए, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारे सहयोगी दल अगर उनका स्टैंड कुछ है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका अपना बयान है। भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इनके विकास दुबे, इनके जैसे जो भी माफिया जो उत्तर प्रदेश को अपनी गुंडाई के दम पर चलाना चाहते थे, गुंडाई के दम पर चला रहे थे, अपनी गोलियों की तड़तड़ाहट से इसको दहलाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी जब सूबे में सरकार बनी थी उसी समय से टारगेट बिल्कुल क्लियर था। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर दबंगई करने की, गुंडाई करने की और गोलियों की तड़तड़ाहट से उत्तर प्रदेश को दहलाने का आपने प्रयास किया तो मिट्टी में मिला देंगे, हमारे मुख्यमंत्री का सीधा सीधा जो है संदेश था। और उसी संदेश पे भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। मुख्तार अंसारी हो, विकास हो, अतीक हो या कोई भी। ठीक, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई नदवी, रुको एक मिनट रुकिए। फराज किदवई साहब,
आपने जो सवाल उठाया था वो मैंने स्पेसिफिकली बिल्कुल प्योरिटी के साथ भाजपा के सामने रख दिया। भाजपा ने उतना ही उसका बिना किंतु परंतु के उत्तर दे दिया कि राजभर जैसे लोग क्या कहते हैं इससे हमारे स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने उदाहरण दे दिया कि हम मंदिर के लिए जो कहते थे तब भी कहते थे, जब हमारे साथी लोग उस बात से सहमत नहीं होते थे तब भी हमने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनाएंगे। तो वो कह रहे राजभर के कहे से हमारी सेहत पे फर्क नहीं, नटशेल में। फराजकित भाई, यानी कि अमिताभ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को जो है वो एनडीए से माननीय प्रधानमंत्री जी निकाल देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी अनुभव साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया है वो मिट्टी में मिल गए। मैं आपके माध्यम से अनुभव चक जी को बताना चाहूंगा अमिताभ जी कि मिट्टी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मिल गई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर ना चढ़ जाइएगा अमिताभ जी, ये भारत सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश रेप केसेस में इंडिया में दूसरे नंबर पर है। डाउरी डेथ्स जो टोटल हो रही है इंडिया में, उसमें अमिताभ जी ऐसे नहीं। एक मिनट की बात आ जाए, अभी रुकिए फराजकित भाई की बात आ जाए। जी भैया, कित भाई जी जल्दी से कंप्लीट करो जी। डाउरी डेथ्स में अगर आप देखिएगा तो 1/3 डाउरी डेथ्स जो है पूरे इंडिया के उत्तर प्रदेश में हो रही है। प्रतिदिन 40 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात करके मैं आप चले जाइएगा मुझसे कि इनसे पूछिएगा कि जनार्दन रेड्डी कौन थे, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उनके बारे में क्या बोला था, नवीन जिंदल कौन थे, और ये दोनों को भारतीय जनता पार्टी ले आई अपनी मशीन में चुनाव लड़ाने जा रही है। ठीक, अब रुक जाइए। जनार्दन रेड्डी में मेरी कोई रुचि कतई नहीं, मेरी रुचि मुख्तार अंसारी में है। आज का विषय मुख्तार अंसारी बोलना नहीं चाह रहे, जनार्दन रेड्डी और प्रेम खांडू की चर्चा कर रहे हो यार। ये सब नहीं, मेरे शो की मर्यादा रखो भाई। क्या उत्तर प्रदेश में कौन जान रहा जनार्दन रेड्डी प्रेम खांडू? कौन जान रहा? मैं पूछ रहा हूं मायावती जी क्यों नहीं गई, बड़का फाटक अखिलेश बाबू क्यों नहीं गए? ये सवाल था आज मित्र, उस पर लाइन लेंथ ले, बात तक समझ में आती बात। खैर मुफ्ती ओसामा नदवी वही प्रश्न, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे वो भी। मेरा फिर प्रश्न वही कि जिन लोगों ने इसको मुख्तार को भरे मंच पर रॉबिन हुड और मसीहा घोषित किया उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने, वो लोग उसके जनाजे से दूरी क्यों बना लिए? सर उनको डर लग रहा होगा कि कहीं उनके जाने से मरहूम मुख्तार अंसारी के जिंदगी या उनके बारे में उनकी राय को सरकार की नजर में ना आ जाए और उनकी पकड़ ना हो जाए। उनको सरकार का डर सता रहा है ना, और वहां जाएंगे तो मीडिया से भी बात करनी पड़ेगी। और मीडिया जब रॉबिन हुड बताया था राय तो तभी पता लग गई थी, अब कौन सी नई राय आई? रॉबिन असल में इन लोगों की नजर में, गरीब की नजर में रॉबिन हुड हमेशा रहता है, लेकिन इन सियासी क्रिकेटों का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी नजर में कौन रॉबिन हुड दूसरा हुड बन जाए कुछ पता नहीं लगता है। सर नावेद शिको, वही प्रश्न मेरा आपसे। मायावती को भी चुनाव लड़ना है, उनको भी आजमगढ़ में वोट लेना है, मऊ में वोट लेना है, गाजीपुर में वोट लेना है, घोसी में वोट लेना है, कुशीनगर पडरौना में भी हाथी चलाना है जो कुछ थोड़ा बहुत चल पाए। क्या मायावती का भी हेला मेला रिश्ता खूब रहा। मुख्तार सामान्य कार्यकर्ता तो किसी पार्टी में उस हैसियत का तो रहा नहीं, जब रहा तो बड़ी हैसियत का ही रहा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता जिसने राजनीति देखी। ऐसा तो रहा नहीं कि कोई कोऑर्डिनेटर जाके मुख्तार को तलब कर ले। क्या जो सीधा रिश्ता रहा वो मायावती से रहा, और अखिलेश यादव की पार्टी में मुलायम सिंह से रहा, और उसके बाद अखिलेश से नहीं रहा तो शिवपाल से रहा। ऐसा तो है नहीं कि वो गाजीपुर के जिला अध्यक्ष के यहां मुख्तार अर्जी लेके गए हो। और शायद कम लोगों को पता हो, पहला उम्मीदवार 93 में जब पैक्ट हुआ काशीराम और मुलायम सिंह का, नावेद जी, तो मान्यवर काशीराम ने जिसको टिकट दी, उसका नाम भूल रहा हूं, मुख्तार खुद लड़ना चाहता था, रात में 11 बजे टपका दिया उसको। क्या बसपा का उम्मीदवार मार दिया गया, उसके बाद भी बसपा ने उसको रॉबिन हुड घोषित किया। अब उसके जनाजे में कोई क्यों नहीं गया, ये सवाल चौंकाता तो है जबकि चुनाव सर पे।
जी, बड़ा सवाल है। और ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के 2 दौर गुजरे हैं, उसमें सिराकों पर अंसारी परिवार को सिराकों पर पार्टी ने उठाया, और इसी तरह से बसपा बहन जी ने भी हमेशा इस परिवार को जगह दी, टिकट दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। यानी उनकी नजर में ये सचमुच मसीहा थे। समाजवादी की नजर में मसीहा थे, बसपा की नजर में मसीहा थे। उनको टिकट देते रहे तो जाहिर सी बात है कि खलनायक को तो टिकट दिया नहीं जाता, उनके नजरिए से ये नायक थे। अगर ये नायक थे तो उनके मरने में जाना चाहिए था। अखिलेश जी भी स्वस्थ हैं और मायावती जी भी स्वस्थ हैं, बहुत दूरी भी नहीं है। जब हैदराबाद से कोई आ सकता है तो आप लोग भी जा सकते हो, नहीं गए। आपका प्रश्न बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, ये प्रश्न तो उठता है, लेकिन ये नहीं गए, इसकी सफलता जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो देश में एक माहौल, एक परसेप्शन बना के रखा है, वो इस देश की जनता को बताने की कोशिश की है कि भैया कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ अपराधी हैं, उनको कुछ क्षेत्रीय दलों ने, कुछ धर्मनिरपेक्ष छवि का दल कहने वाले लोगों ने गोद में बैठाया है, और इन्हीं की गुंडई से सनातनी हमारे परेशान रहते हैं, मार खाते हैं, अपमान सहते हैं, उनके घर की बेटियों का रेप होता है। ये ऐसा माहौल पूरे देश में ना सिर्फ फैलाया, बल्कि इस देश की बड़ी संख्या की आबादी ने इसको स्वीकार किया। और जब मन में ये धारणा बन गई कि सचमुच सपा बसपा जैसे दल अपराधियों को तुष्टीकरण के नाम पर, मुस्लिम परस्ती के नाम पर, माफियाओं का जनाधार समेटने के नाम पर उनको सिराखों पर उठाए रहते हैं, तो कम से कम एक नफरत पैदा होती है जनता के मन में कि ये राजनीतिक दल इसको सम्मान दे रहा है। ठीक है नवेद बाबू, इससे समाज को फायदा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, जो मायावती और अखिलेश यादव, मुख्तार के जनाजे नहीं गए। मैं फराज भाई के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। मैं कोई इशू रखता हूं तो उसके इन आउट सब दिमाग में रख लेता हूं कि क्या अंत तक चीजें कहां जा सकती हैं। हम मान लें नावेद भाई की बात कि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब इन लोगों को डर लगने लगा। भाई साहब, उधर मुंह करके मटन खाने से वेजिटेरियन तो नहीं हो जाओगे? बोले हम पीछे मुंह करके मटन खा रहे थे, हमको वेजिटेरियन मानो। अफजाल को टिकट दोगे, मन्नू को टिकट दोगे, और फिर ये कहोगे हमारा कोई लेने देना नहीं, हम भाजपा के लाइन पर चल रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? ये सवाल तो पिशोर करेगा। आपने जब मायावती जी ने 4 ट्वीट खड़काए मुख्तार के लिए, क्या तो भाजपा को जो कुछ कहना है वो तो कह ही लेगी मायावती के लिए, फिर चली जाती नहीं। सब लोग ये करें कि हमने पर्दा खींच के मटन खाया तो हम तो वेजिटेरियन हैं, नहीं चलेगा। फराज भाई, पर्दा खींच के मटन खाओगे और कहोगे वेजिटेरियन में नाम लिखो तो कैसे चलेगा? या तो मटन न खाओ, मटन खाओ तो चौड़े में खाओ, फिर कम से कम मटन खाने का लाभ तो मिले। अमिताभ जी आप बात सही बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि नवेद भाई को थोड़ा सा अपना जो दायरा है, मतलब उसको पॉलिटिकल वो सोच उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जी। क्योंकि देखिए, मैं कोई भी बात अमिताभ जी बोलता हूं तो मैं आप ही की तरह हूं कि अपने मन से कभी कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी की नवेद भाई ने अभी बड़ी तारीफें कर डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बना दिया। तारीफ तो नहीं है, तारीफ आप मान रहे हैं। नवेद भाई, अरे नवेद भाई सुनिए तो, नवेद भाई आपको ही मैं संबोधित कर रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लगभग अमिताभ जी 45 मिनिस्टर्स ने हलफनामा दिया था और एफिडेविट उसको दिया था, और उस एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस चलने का मतलब अपराधी। तो आप नवेद भाई प्लीज ये एक परसेप्शन ना बनाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रमोट, फराज भाई ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अब रुकना होगा आगे। ठीक है, सुन लीजिए। अरे मायावती का आप जवाब नहीं दो, मायावती अपनी बात खुद रखेंगे, आप कैसे जवाब दे दोगे? इतनी छोटी नेता नहीं कि आप जवाब देते। रुक जाओ महाराज। मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न बड़ा सरल, मैं एडीआर सीडीआर पीडीआर नहीं जानता। मेरा प्रश्न तो वो जो गांव में आदमी समझ में आए। मेरा प्रश्न वही, पर्दा खींच के मटन चिकन चाप लेने से वेजिटेरियन तो नहीं रहे?
तो फिर कम से कम मटन चिकन वालों में तो नाम दर्ज करा लेते। सही बात है, ना सही इधर बात के रहे ना उधर के रहे। है। मटन भी हाथ से गया और फली भी मुंह नीचे गिर गई, ना दाल रही ना खाल रही, कहीं के भी नहीं रहे। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मटन खाना है तो खुलेआम खाइए, नहीं खाना है तो ना खाइए। भाई बड़े फाटक के दूसरे नंबर के बेटे को आप लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे अभी 2 दिन 4 दिन के भीतर, और कह दो कि मेरा कोई लेन देन नहीं, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम भाजपा का नैरेटिव देख रहे हैं। ऐसा नहीं, जनता को बुड़बक है क्या? गजब करते हो यार। मैं राजनेताओं से इसी बात से खिन्न होता हूं, उनको लगता सारी बुद्धि हमारे पास आई, जनता मूर्ख है। मूर्ख नहीं है। और मेरी बात लिख लो, भाजपा की एक लाइन है क्लियर, ओवैसी ने एक लाइन ले ली क्लियर, दोनों ने कहीं कोई शर्म नहीं रखी, कोई पर्दा नहीं खींचा। भाजपा ने सीधी लाइन ली कि मुख्तार आतंकी था, माफिया था, ठीक। ओवैसी ने सीधी लाइन ली, मुख्तार गरीबों का हमदर्द था, मसीहा था, ठीक। सपा वसपा अभी तक यही तय नहीं कर पा रही कि लाइन क्या ले, क्या वो पर्दा खींच के बिरयानी खाना चाह रही है। गाजीपुर में आदमी दौड़ा लेगा क्या? कि जो कृष्णानंद को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा, और जो मुख्तार को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा। आपके नसीब में दौड़ नहीं लिखा, फिर ये जान लो। अनुभव चक, लाइन एक क्यों नहीं रहती? मुझे उस मामले में ओवैसी तब भी ठीक लगे, सीधी लाइन तो ली उन्होंने। ये तो नहीं कहा मन्नू से कि वहां बॉर्डर पे आ जाओ, वहीं 2 मिनट मिल लेंगे अकेले में, है, और फिर हम निकल जाएंगे चुपचाप, कंबल ओढ़ के मिल लेंगे ताकि कोई देख ना पाए। ऐसा तो नहीं किया। हमारा मन है, हम गए, बात खत्म हो गई। अनुभवचक, देखिए अमिताभ जी, ये अभी से ऐसा नहीं है। 2017 में भी हमने देखा कि जिस समय ये मुख्तार अंसारी और इनके भाई की पार्टी जो थी, उससे अखिलेश यादव को समझौता होने की जब बात थी तो अखिलेश यादव ने यह कह के मना कर दिया था कि हमें गुंडे माफियाओं से समझौता नहीं करना, उनके दल से समझौता नहीं करना। इसको आज ये मसीहा बताने में लगे हैं। 2022 के इलेक्शन के समय जब विकास दुबे वाला प्रकरण होता है, उस समय अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम चौराहे चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। भगवान परशुराम को परसा लिए हाथ में दिखाई दिए थे, हमने और आपने पूरे प्रदेश में देखा था। वही अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के बाद अब पीडीए दोहराते घूम रहे हैं। अब वो जाति जनगणना की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो कभी अतीक, जिनके पिताजी अतीक यादव, अतीक के समय पर जब राजू पाल की हत्या हुई थी उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। यही मुख्तार अंसारी जब लाइट मशीन गन में पकड़ा जाता तो सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं। आज कभी उसको मसीहा बताते हैं, कभी उसको गुंडा बताते हैं। और यदि आप मसीहा ही बता रहे हो तो खुल के बता लो। उसके जनाजे में भी जाना चाहिए था, वहां उनके जो शोक संतप्त परिवार था उनसे भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये अपने पथ से, इनका जो विचारधारा से एकदम अलग दिखाई दे रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। इस वजह से आज इनकी स्थिति है। ठीक, जो बात नावेद शिकोह जी ने कही, मैं उसका एक अंश लेके, जो उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक नैरेटिव सेट किया, उस बात पर एक टिप्पणी बहुत जरूरी बनती। नहीं, देश का मानस ऐसा बन गया, उसे आधा तीतर आधा बटेर मंजूर नहीं। या तो तीतर बनिए या बटेर बनिए, ये गड़बड़ झाला नहीं चलेगा ना। आधा पंचामृत और आधे में रम, ये नहीं चलेगा। या तो रमी पी लो या पंचामृत पी लो। ये बदलाव आ गया है नवेश को, अब देश में ये बदलाव आ गया। बस पहले ये चल जाता था, आधे में रम आधे में पंचामृत, तो चुपचाप गटक लेता था नेता। अब नहीं चल रहा, वो जमाना चला गया। आपको बताना पड़ेगा कि मुख्तार कौन है आपके लिए। क्या मसीहा है तो मसीहा वाले लाइन में खड़े हो, माफिया है तो माफिया वाले में खड़े हो। ये पर्देदारी नहीं चलेगी। चद्दर ओढ़ के मटन चिकन चापने वालों का दिन गया।
कोई आएगा और पर्दा हटा देगा, कहेगा तो मटन खा रहा रे क्या, और ये अभी वहां वेजिटेरियन वाले उस में नाम लिखा के आया, नहीं चलेगा। या तो लौकी की सब्जी और रोटी खाओ तो खुले में खाओ, और मटन खाओ तो खुले में खाओ। मुफ्ती ओसामा गलत तो नहीं कह रहा भैया। अब वो समय ही बीत गया जब सोमवार को चोर और मंगल को साहूकार बता के दोनों तरफ से लड्डू ले लेते थे। अब लड्डू नहीं मिल रहा दोनों तरफ से, एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। जब लड्डू की बारी आए तो लड्डू मिलेगा, और डंडे की बारी आएगी तो डंडा भी मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओ नावेद भाई, आप कहीं भी आप चैनल में जाना तो इसी धारणा को आगे बढ़ाना। भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं, देश ने ये पर्देदारी हिपोक्रेसी खत्म कर दी। बोले अयोध्या में आप पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं क्या? बोले नहीं, 50-50 किनारे फेंक दिया निकाल के। या तो राम आपके हृदय में बसते हैं या नहीं बसते, बात खत्म। ये चोरी चपाड़े का काम ही बंद हो गया। अब कहां हो रहा बताओ? इसमें मायावती और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप से बेहतर मेरी नजर में मौर्य, स्वामी मौर्य और असदुद्दीन है। उन्हें ताल ठोक के कहा तो, और गए और फोटो खिंचाई। आप गुपचुप क्या कर रहे हो? एक सिनेमा में गाना था ना, गुपचुप नहीं चलेगा गुपचुप। आज तो दुनिया में इतना मीडिया, सोशल मीडिया आ गया है, खट से फोटो खिंच जाती। और अगर आपने अफजाल को फोन भी किया होता किसी ने, तो भी अफजाल ने ट्वीट डाल दिया होता। नहीं, क्यों भाई? शादी में तो सब गए थे और फोटो खिंचाई थी 15। नावेद गलत कह रहा हूं? नावेद हमारे यहां शादी में आए और फोटो खिंचाएं और हमारी फोटो को अपनी पब्लिसिटी के लिए अपलोड कर दें और गमी में ना आए, तो फिर तो रिश्ता ऐसा हो ही जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा। मैं यही बताने के लिए आज ये विषय लाया था। लाइन आपको एक रखनी पड़ेगी मित्र, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो लोग मुख्तार और मुख्तार के परिवार के साथ हैं, वहां वोटर है प्रदेश में, वो ये सवाल नहीं उठाएंगे क्या कि अगर आप उनको उसको सही आदमी मानते थे तो आप क्यों नहीं आए हमारे दुख में? और धर्मेंद्र को भेजा भी तो तब जब वो वैसी होके चले गए। अच्छा, एक बात और समझिए, क्या अभी कभी आपने ऐसा सुना नावेद शिको कि जब मुख्तार था तो कभी ऐसा सुना कि मुख्तार का कोई विषय धर्मेंद्र के हवाले कर दिया गया हो कि धर्मेंद्र से मिल लेना? ऐसी स्थिति तो मुख्तार की कभी नहीं रही क्या? हम तो नेताजी के समय से जान रहे हैं क्या? ऐसा कभी नहीं रहा कि मुख्तार से कहा गया हो कि राजन चौधरी से मिल लो, मुलायम सिंह व्यस्त है ना? अब मुख्तार आते थे तो हमने वो गमक देखी है। अगर नावेद आपको कभी अवसर मिला होगा तो आपने भी वो गमक देखी होगी क्या? सन्नाटा सा फैल जाता था, काई सी फट जाती थी क्या? जब मुलायम सिंह जी से मिलने आता था मुख्तार, तब मसला ये है, विषय ये नहीं कि आप उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है। कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, ठीक है, सबको अधिकार है, यही लोकतंत्र है। लेकिन बीच वाला रास्ता मत लीजिए, भ्रमित करने वाला। भाजपा का एक रुख है, ठीक बात है। भाजपा ने कृष्णानंद राय की लड़ाई लड़ी, 500 राउंड फायर, 8 लोग मारे गए, एक छोटी सी बच्ची मारी गई। उसमें आरोपी कौन था? मुख्तार। भाजपा ने वो लड़ाई लड़ी। राजनीतिक लोगों को याद होगा, देश के जो बड़ा नेतृत्व था उस समय भारतीय जनता पार्टी का, उसने अनशन किया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं दिखाया कि कंबल ओढ़ के
बिरयानी खाने की कोशिश की हो। यहां यही समस्या है। इसी को छद्म राजनीति कहते हैं। छद्म राजनीति ठीक नहीं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। अजय राय कह रहे हैं कि अब जो गुजर गया उस पर क्या बोले। ये अजय राय 24 साल मुकदमा लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे अपने भाई की हत्या का, मुख्तार खिलाफ। और अभी अजय राय कांग्रेस छोड़ देंगे तो फिर ये मुख्तार के लिए वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको कांग्रेस से कहना चाहिए था कि मेरे भाई की हत्या की है, मैं बोलूंगा तो वही बोलूंगा जो बोलना चाहिए मुझे, मैं हिपोक्रेसी नहीं करूंगा। कि जनता को समझ नहीं आता है। आप मुख्तार के परिवार के लोगों को सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, लेकिन उसके जनाजे से दूरी बरत रहे हैं। यह हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? दूरी होती तो पूरी दूरी रखिए, और आप सही मानते हैं तो फिर खुल के सामने आइए। समझ तो आए, जनता देखे तो आप किधर खड़े हैं। पगडंडी पर मत चलिए, या तो इस खेत में या उस खेत में, मेड़ पर चलने की कोशिश मत करिए। धन्यवाद।